ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली रज़ा, मुझे बताइए लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। बेटा, हमने लास्ट क्लास में क्या बात की थी? सर आपने फंक्शनल डिवीजन ऑफ ब्रेन लिखवाए थे, लिम्बिक सिस्टम। अच्छा, चलो रिवाइज करा दो। ये बताओ कि अच्छा, मैंने आपको शायद हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला का फंक्शन नहीं बताया था। नहीं, आपने इनका नहीं बताया था, बिहेवियर का बताया था। ठीक है, बिहेवियर्स में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। थैंक यू। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे लास्ट टाइम लिम्बिक सिस्टम के बारे में बात हुई थी। मैंने आपसे कहा था दिस कंट्रोल्स बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, बिहेवियर में आपके पास फीडिंग बिहेवियर आ जाता है, फाइटिंग बिहेवियर आ जाता है। ठीक है, कोई खाने की चीज आपको पसंद है, किसी दूसरे को पसंद नहीं है, किसी बात पे आपको गुस्सा आ जाता है, किसी दूसरे को गुस्सा नहीं आता। ठीक है, खुशी पे खुश होना, गम पे गमगीन होना, ये सब चीजें आपके पास बिहेवियर्स में आती। मैं आपको 4 पार्ट्स बता चुका हूँ, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस के अलग से भी कुछ फंक्शंस हैं। तो हिप्पोकैम्पस का जो काम है, दिस इज कंसर्न विथ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, देखें, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको नोट्स पहली बार आपने पढ़े, तो आपसे कहा कि चलो टेस्ट दे दो, आप कहेंगे अभी मुझे याद ही नहीं हुआ। वजह यह है कि वो आपने सिर्फ पढ़े हैं, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में गए नहीं। जब आप उसको बार बार याद करते हैं तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स पे वो चीज बार बार रिपीट होती है। और जब ब्रेन के न्यूरॉन्स पे कोई सेम चीज बार बार रिपीट होती है तो वो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। ठीक है, अल्टीमेटली वो जो चीज है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो उसमें सेव हो जाती है। तो हिप्पोकैम्पस का रोल क्या है? दिस इज एक्चुअली कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म मेमोरी। अमिगडाला, दिस इज द विंडो ऑफ द ब्रेन। ठीक है, दिस इज द window of the brain through which a person sees his or her position in the world. जिसकी मदद से इंसान ये देखता है कि वो दुनिया में कहाँ खड़ा हुआ है। कहाँ खड़ा होने का मतलब ये है कि अगर बच्चा है तो अपने हम एज सेम एज ग्रुप में जो है वो रहेगा, बड़ा है तो बड़ों में रहेगा। ठीक है, तो इसकी अवेयरनेस कौन देता है? अमिगडाला देता है। अमिगडाला के फंक्शन जो है वो लिम्बिक सिस्टम के साथ ज्यादा अहम है। एक बकरी में से अमिगडाला निकाल दिया तो बकरी घास के बजाय गोश्त खाने लग गई। ठीक है, यानी कि वही बिहेवियर वाली बात आ गई जो मैंने ऊपर आपको फीडिंग के अंदर लिखी। चलें, ये बात हो गई आपसे लिम्बिक सिस्टम के बारे में। तो ब्रेन की एनाटॉमिकल डिवीजन और फंक्शनल डिवीजन, इन दोनों के बारे में बेटा आपसे बात हो गई है। आगे आपसे बात करने जा रहा हूं। देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको ब्रेन बता दिया।
अब आपको बताने जा रहा हूं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड के कुछ बहुत ज्यादा फंक्शंस नहीं है आपके कोर्स में, बहुत लिमिटेड हद तक दिया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। देखें, स्पाइनल कॉर्ड की खास बात यह है कि स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी मैसेजेस जो है वो रिसीव करती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी मैसेजेस रिसीव करती है और उसको ब्रेन तक पास कर देती है। स्पाइनल कॉर्ड मोटर ऑर्डर्स रिसीव करती है और उसको पेरिफेरल ऑर्गन्स तक ट्रांसमिट कर देती है। तो हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे इट रिसीव्स सेंसरी मैसेजेस and transmit it to brain, उसको ब्रेन तक ट्रांसमिट करती। इसके अलावा इट रिसीव्स मोटर ऑर्डर्स एंड ट्रांसमिट इट टू पेरिफेरल ऑर्गन्स, पेरिफेरल ऑर्गन्स तक वो ट्रांसमिट कर देती। तीसरी खास बात क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर भी है, बिलो हेड लेवल, हेड लेवल से नीचे। ये रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर भी। ठीक है, चलें, नोट करना है, कर लें। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात की आपसे। इसके बाद मैं आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बताने जा रहा हूं और उसकी टाइप्स। चलें, इसके बाद आइए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। आपको डेफिनेशन में पीछे बता कर आ रहा हूं। Nerves arising from CNS constitute the PNS. Nerves arising from CNS constitute the peripheral nervous system. इसमें एक डिवीजन आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम की है और एक डिवीजन आपके पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। ऑटोनोमिक में आपको एक सिंपैथेटिक मिलेगा और एक पैरासिम्पैथेटिक मिलेगा। ठीक है, ऑटोनोमिक में आपको एक सिंपैथेटिक मिलेगा और एक आपको पैरासिम्पैथेटिक मिलेगा। तो बारी बारी आपसे बात करूंगा।
एक आपके पास है सिंपैथेटिक और एक है आपके पास पैरासिम्पैथेटिक। ऑटो का मतलब है खुद ब खुद, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके सामने शेर आ गया तो आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होगा, आपके दिल की धड़कन तेज हो गई। और शेर का पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होगा, शेर ने 15-20 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, भूखा है, उसके मुंह में पानी आएगा। तो आप देखें, दिल की धड़कन तेज हो जाना ये आपकी मर्जी से नहीं होती, इसी तरह मुंह में पानी आ जाना ये भी आपकी मर्जी से नहीं होता, ठीक है। तो एक सिंपैथेटिक है और एक आपके पास पैरासिम्पैथेटिक है। ये देखिए, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल। सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं वो देखें थोरेसिक रीजन से निकलती हैं और लंबर रीजन से निकलती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक जो होती हैं वो क्रेनियल और सैक्रल रीजन से निकलती हैं, ठीक है। क्रेनियल और सैक्रल रीजन जो है वहां से निकलेंगे। ये देखें, ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये डॉट्स कहलाते हैं गैंग्लियन। ये देखें, ब्लैक एरो से शो कर रहा हूं, ये गैंग्लियन है। गैंग्लियन से पहले जो लाइन नजर आ रही है वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, उसके बाद जो है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं। पैरासिम्पैथेटिक में ये जो है ये प्री है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। यहाँ पे ये प्री है और ये पोस्ट। तो अगर हम दोनों में डिफरेंशिएट करें तो हम लिखेंगे दीज आर thoracolumbar in origin, और यहां लिखेंगे दीज आर craniosacral in origin। लिखेंगे प्री गैंग्लियोनिक आर शॉर्ट एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक आर लॉन्ग, और यहां लिखेंगे प्री गैंग्लियोनिक आर लॉन्ग एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक आर शॉर्ट। बाकी बातें मैंने आपसे कहा, आपके सामने शेर आ गया तो आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेट हुआ, यानी कि आपके दिल की धड़कन तेज हो गई। हार्ट रेट बढ़ाना किसका काम है? सिंपैथेटिक का काम है। और हार्ट रेट कम करना किसका काम है? पैरासिम्पैथेटिक का काम है। फर्ज करें शेर का कोई काम याद आ गया, उसने आपको खाने का इरादा तर्क कर दिया, ठीक है, ये उसको इम्पोर्टेंट काम याद आ गया, हो सकता है थोड़ी देर बाद आपके दिल की धड़कन कम हो गई, तो जो बड़ा हुआ हार्ट रेट था वो कम हो गया। तो हार्ट रेट कम कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक करता है। अच्छा, जिस वक्त शेर आपके सामने आया, आपका मुंह बिल्कुल खुश्क, तो सिंपैथेटिक क्या करता है? ड्राइंग ऑफ माउथ करता है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? शेर के मुंह में पानी आया था, वो वाटरिंग ऑफ माउथ करता है, ठीक है। जिस वक्त शेर आपके सामने आया, आपकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस वजह से क्या है कि आपकी आंखें पूरी खुली हुई थी, डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो गया। तो सिंपैथेटिक डायलेशन ऑफ प्यूपिल करता है,
और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल कॉज करता है, ठीक है, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। चले, इसके अलावा और सिम्पैथेटिक इफेक्ट्स कौन से हैं? डिक्रीजेस जीआईटी मोटिलिटी, ये जीआईटी मोटिलिटी को डिक्रीज करता है। ये क्या करता है? इंक्रीजेस द जीआईटी मोटिलिटी, ये जीआईटी मोटिलिटी को जो है वो इंक्रीज करता है पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एपिनेफ्रिन। सिंपैथेटिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन। यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइल कोलिन, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जो होगा वो एसिटाइल कोलिन होगा। मैं आपको पिछली स्लाइड भी दिखा देता हूँ, उससे पहले वाली, ताकि आप अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। ये जो अभी स्लाइड आपके सामने मौजूद है, अगर ये चीज आपको समझ में ना आ रही हो कि प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक, तो मैं आपको छोटी सी मिसाल देके वाजे करता हूँ। लेकिन एक सर्जन है, उसने सर्जरी के दौरान एब्डोमिन काट के रखा हुआ है, ओपन किया हुआ है, एब्डोमिन की जो दीवार है वो काट के रखी हुई है। अब उसके सामने स्टमक मौजूद है। अब स्टमक के पड़ोस में उसको कुछ गैंग्लियॉन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपसे कोई ये पूछेगा बताओ ये गैंग्लियॉन कौन से, आप कहेंगे हमें क्या पता। तो याद रखिए, स्टमक के पड़ोस में जब ये गैंग्लियॉन मौजूद है तो बेटा ये जो गैंग्लियॉन होंगे ये होंगे पैरासिम्पैथेटिक के गैंग्लियॉन्स, ठीक है। ये जो होंगे ये होंगे पैरासिम्पैथेटिक के गैंग्लियॉन्स। क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक के जो गैंग्लियॉन होते हैं वो ऑर्गन के बिल्कुल पड़ोस में होते हैं, ठीक है। किसी ऑर्गन के पड़ोस में अगर कुछ गैंग्लियॉन्स आपको मिलेंगे तो हम वो गैंग्लियॉन दरअसल होते हैं आपके पास पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक के जो गैंग्लियॉन होते हैं वो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के पड़ोस में होते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक के जो गैंग्लियॉन होते हैं वो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके पड़ोस में होते हैं। कर लें, नोट कर लें इसको। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आप शेर से ज्यादा अच्छी वाली मिसाल के बगैर याद नहीं कर सकते। और आपको एक मिसाल और दूं, देखिए खुदा न खास्ता कहीं पे धमाका हुआ तो बाज लोग दूर जो खड़े होते हैं वो धमाके के, जहाँ धमाका होता है उसके करीब नहीं होते, लेकिन वो भी बाजू का गिर जाते हैं या मर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि तेज आवाज उनके कानों से टकराती है। हमारा जो कान है उसका जो पर्दा है, देखिए हमारा जो कान है उसका जो पर्दा है उसमें एक छोटे से पार्ट पे जो नर्व जा रही है ये हमारे हार्ट को भी सप्लाई करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो जब आवाज जो है वो कान से टकराती है
तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है और उससे क्या होता है, इनका हार्ट रेट कम हो जाता है। हार्ट रेट बाज़ वक़्त इतना कम होता है कि ये लोग जो है वो इनका हार्ट बीट करना ही बंद कर जाता है। अगर उनको वहाँ पे फौरन इमरजेंसी सीपीआर किया जाए, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन किया जाए, तो क्या होता है कि वो रिवाइव कर जाते हैं। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अगर अस्पताल ले जाने की देर करते हैं तो उनकी डेथ वाकई हो जाती है। क्यों? हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया है। तो अगर उनको थोड़ा बहुत पुश करते हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है कि वो रिवाइव कर जाते हैं, सही हो जाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि अगर देर करते हैं तो उसमें उनकी डेथ भी वाकई हो सकती है। ठीक है, चलें करें, नोट करें इसको। चलें बेटा, इसके बाद बात करने जा रहा हूँ आपसे फर्दर। मैट्रिक नर्वस सिस्टम के बारे में सुन लीजिए। देखिए, अगर हम अपने हाथ पैर हिला देते हैं, ठीक है, अगर हम हाथ पैर हिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे ब्रेन से कुछ ऐसी नर्व्स निकल कर आती हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन से कुछ ऐसी नर्व निकल कर आती हैं, नर्व्स कहलाती हैं सोमैटिक नर्व्स। ठीक है, ये नर्व्स कहलाती हैं सोमैटिक नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो दीज नर्व्स ब्रिंग मोटर ऑर्डर्स। These nerves bring motor orders from CNS to the peripheral organs. CNS से पेरिफेरल ऑर्गन्स तक ये मोटर ऑर्डर्स लेकर आते हैं। कौन? सोमैटिक नर्व्स। चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर। और अच्छा, ब्रेन खत्म करने से पहले
मैं आपको शायद ये बात पीछे बता कर आ रहा हूँ, अगर नहीं बताया तो रिपीट भी कर देता हूँ। देखिए हमारे ब्रेन में जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, तो जो लोग राइट हैंडेड हैं उनका लेफ्ट साइड हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है, जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनका राइट साइड डोमिनेंट होता है। ऐसा किस वजह से होता है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ऑफ फाइबर्स होती है, ठीक है, यहाँ पे दरअसल क्रॉसिंग ऑफ फाइबर्स होती है। अगर हम ब्रेन को बैक साइड पे देखें तो ये वाली जगह इस मेडुला है, मेडुला के ऊपर सरफेस पे आपको ये क्रॉसिंग ऑफ फाइबर्स नजर आएगी, और बहुत थोड़े से फाइबर्स ऐसे होंगे जो अनक्रॉस्ड आगे चले जाएंगे, ठीक है, बहुत थोड़े से फाइबर्स ऐसे होंगे जो कि अनक्रॉस्ड सीधे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ब्रेन के लेवल पे एक अदद नेटवर्क मिलेगा, इसको हम कहते हैं रेटिक्यूलर फॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं रेटिक्यूलर फॉर्मेशन, कि नेटवर्क बन रहा, ठीक है। इस नेटवर्क में जो क्रॉसिंग ऑफ या डिकजेशन ऑफ फाइबर्स है, यहाँ पे इस जगह पे कुछ मखसूस न्यूक्लियाई वगैरह होते हैं। ब्रेन में मुख्तलिफ न्यूक्लियाई जो होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को कहते हैं, आपको पीछे बता कर आ रहा हूँ। अब उनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, आपने जितना ब्रेन पढ़ा है उससे कहीं ज्यादा ब्रेन है, तो उसमें अलर्टनेस भी होती है। मिसाल के तौर पे अलार्म बज रहा है, 5 लोग एक जगह पे सो रहे हैं, उनमें से 2 उठ जाते हैं, 3 नहीं उठते, तो दोनों की अलर्टनेस में फर्क है, ठीक है। तो ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं जो कि इंसान की अलर्टनेस को भी कंट्रोल करते हैं। और बहुत सारी बातें, मिसाल के तौर पे आप अपने अल्फाज जो बनाते हैं उनके बाकायदा एरियाज होते हैं, आप अपना हाथ जो इस्तेमाल करते हैं कोई मखसूस हुनर वगैरह के अंदर, हैंड स्केल एरियाज वो भी ब्रेन में मौजूद होते हैं। तो ब्रेन इतना ज्यादा है कि 6 महीने तक ब्रेन अगर पढ़ते रहे तो ब्रेन खत्म ना हो, इतना ज्यादा ब्रेन है। चलें, इसके बाद आइए ब्रेन के डिसऑर्डर्स की बात करने जा रहा हूँ उसके फौरन बाद आपसे, ठीक है। गोइंग टू टेल यू अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन। मेनिंजेस मैंने आपको बता दी थी, वेंट्रिकल, 4 वेंट्रिकल्स का मैंने आपसे जिक्र पीछे कर दिया था, ठीक है। कॉमन टर्म्स में ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर वगैरह सब बता के आ रहा हूँ आपको। गोइंग टू टेल यू डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के डिसऑर्डर्स कौन से? तो ब्रेन के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें पहला डिसऑर्डर जिसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, और वो है आपके पास पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। पार्किंसंस डिजीज, it is an aging associated disorder in which there is deficiency of dopamine, an inhibitory neurotransmitter। एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी कमी की वजह से ये बीमारी हो जाती है। और रीजन क्या है? ड्यू टू द degeneration of substantia nigra of basal ganglia of brain। substantia nigra of basal ganglia of brain, उसकी वजह से क्या होती है, उसकी ऐसे बीमारी होती है, बीमारी का नाम है पार्किंसंस डिजीज।
देखिए, ब्रेन के मुख्तलिफ अंदाज हैं ब्रेन को देखने के। देखिए, ब्रेन का अगर हम सीटी स्कैन करते हैं तो ब्रेन के सीटी स्कैन के अंदर जो है हमें एक रीजन नजर आता है जो कहलाता है बेजल गैंग्लिया। बेजल गैंग्लिया में एक पार्ट है जिसका नाम है सबस्टेंशिया नाइग्रा। ठीक है, बेसल गैंग्लिया में एक पार्ट है इसका नाम है सबस्टेंशिया निग्रा। यहाँ पे एक जगह मौजूद है जो क्या करता है, जो डोपामीन बनाती। ठीक है, यहाँ पे एक जगह मौजूद है जो डोपामीन बनाती। ध्यान में आएगा सर, पार्किंसंस है क्या? मैं आपको अंदाजा कराता हूँ। आपने किसी बुजुर्ग को अगर ऐसे देखा हो उसके हाथ मुसलसल हिल रहे हो, ट्रीमर्स एट रेस्ट, किसी चीज को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे तो रुक जाएंगे हाथ, लेकिन वैसे क्या होगा, हाथ हिल रहे होंगे। जब ये चलेंगे तो छोटे छोटे कदम के साथ चलेंगे तो हम उसको कहते हैं शॉर्ट गेट्स। ठीक है, हम उसको नाम देंगे शॉर्ट गेट्स। गेट्स कहते हैं चाल को, छोटे छोटे कदम के साथ चलेंगे। यानी कि मसाजिद मस्जिद वगैरह में अगर ये बुजुर्ग मैंने देखे हैं, और मतलब जिनको बिल्कुल क्लियर सिम्टम्स है पार्किंसंस के, उनके हाथ में अगर चप्पलें होती हैं तो चप्पलें भी हिल रही होती हैं, वो छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा के आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एब्सेंट फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के जो तासुरात होते हैं वो गायब हुए हुए होते हैं। एब्सेंट फेशियल एक्सप्रेशंस, ट्रीमर्स एट रेस्ट, शॉर्ट गेट, एब्सेंट फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के तासुरात जो हैं वो गायब हुए। यानी कि माथे के ऊपर एक आम इंसान की अगर झुर्रियां पड़ती हैं तो आपको इनके माथे पे झुर्रियां नजर नहीं आएंगी। ठीक है, तो बीमारी क्या है? बीमारी है पार्किंसन डिजीज। बेजल गैंग्लिया, आपसे मैंने कहा ब्रेन आपने अभी पूरा पढ़ा ही नहीं है, मतलब आपके कोर्स में इतना है ही नहीं। जब सीटी स्कैन करते हैं उस पर एक पार्ट नजर आता है बेजल गैंग्लिया, उसके अंदर एक पार्ट है सबस्टेंशिया निग्रा। तो वहां पे क्या होता है, डोपामीन की कमी हो जाती। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ नहीं हिल रहे। ठीक है, हमारे आपके हाथ जो है वो नहीं हिल रहे, क्योंकि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये हमारी मूवमेंट्स को इनहिबिट करके रखता है। जो अननेसेसरी अनवांटेड मूवमेंट्स होती हैं इसको इनहिबिट करके रखता है। लेकिन जिनमें डोपामीन कम हो जाता है तब उनके हाथ मुसलसल हिलते रहते। किसी नेमत को उस वक्त पता चलता है जब वो छिन जाती। ठीक है, हमारी साइंस हमें बताती है कि अल्लाह की नेमत ये भी है कि डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारी मूवमेंट्स को इस तरह की इनहिबिट करके रखता है। खुदा ना खास्ता अगर ये डोपामीन कम हो जाए, ठीक है, ओल्ड एज के लोगों में होती है पार्किंसन की बीमारी, यंग में नहीं होती और रेयर है। ठीक है, बहुत ही रेयर है। तो इस वजह से क्या हो रही है, इस वजह से आपको ये पार्किंसंस की बीमारी जो है वो मिल रही। कर लें, नोट कर लें अपने पास।
चलें, ये पहला डिसऑर्डर मैंने आपको बताया है, ठीक है, कहलाता है पार्किंसन डिजीज। बाज लोग कुछ दवाइयां वगैरह लॉन्ग पीरियड तक देते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स में आता है पार्किंसंस के लाइक सिम्टम्स, लेकिन जब वो दवाई विड्रॉ कर लेते हैं तो वो फिर पहले जैसे हो जाते हैं। तो ये अगर होती भी है किसी को बीमारी तो वो ओल्ड एज में होती है, उर्दू में इसको राशा का नाम देते हैं, ठीक है। चलें, कोई सवाल किसी ने करना है तो कर ले भाई। दूसरा डिसऑर्डर अल्जाइमर्स और एपिलेप्सी बड़े हैं कि मैं आपको शॉर्ट टाइम में ब्रीफ नहीं कर सकता। कोई सवाल पूछना है तो पूछें। चलें, ठीक है, बात करते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। पढ़ के आइए, सबसे कह रहा हूँ पढ़ के आइए। थैंक यू सो मच।